देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। बैठाते हैं बाबू गोला। कहता है हिंदी में 48% बच्चे फेल हुए हैं। हिस्ट्री में, इतिहास में, ई से डिनोट कर लेते, इतिहास में 32% छात्र फेल हुए हैं जी। 20% छात्र दोनों में बाबू फेल हुआ है। तो 48 में 20 गया 28 और 32 में 20 गया 12। तो टोटल बच्चा देखे तो 28 और 12 40, 40 और 20 60% बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो 100% में से 60% हटाएंगे, बचेगा कितना? 40%। तो बाकी 40% वो होगा मेरे बच्चे जो दोनों सब्जेक्टों में पास है ना? तो टोटल बच्चों का 40%, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 40%, 40% यानी 2/5। ये वैल्यू मेरे बच्चों रिप्रेजेंट कर रही है 880 को। तो टोटल स्टूडेंट कितने? क्वाइट इजी है। बताइए बाबू। हम्म। हम्म। जी है। हम्म। किस चीज के लिए? सर वो जो एसबीएस सर ना बनवा रहे हैं, आपने दिया। हाँ तो ये सर को पता होगा, मुझे थोड़ी पता होगा। कोई नहीं, तो बाद में हो जाएगा। करिए मेरे भाई। कहता है एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिकी विज्ञान में पास हुए। फिजिक्स में मेरे भाई 35% बच्चे फेल हुए हैं। केमिस्ट्री में 45% बच्चे फेल हुए हैं। और 20% बच्चे दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। तो 35 में 20 गया 15। और यह है 25%। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए? तो जोड़ेंगे तो भाई 25 और 15 40, 40 और 20 60। यानी 60% बच्चे ऐसे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो बाकी 40% कौन से में? जो दोनों सब्जेक्टों में पास है। किसके जी? 600 के। तो 600 का 400%, 40% निकाल दो। तो बाबू 600 का 40%, 240। तो 240 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। करिए बाबू।
बड़े मेरे बच्चे आइए, एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। देखिए भैया, कहता मैथ में 80% बच्चे फेल हुए, 65% बच्चे रीजनिंग में फेल हुए, और 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में अच्छा पास हुए, सॉरी, और 15% बच्चे ऐसे जो दोनों ही विषयों में फेल है। तो 100% में से 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल है, अनुत्तीर्ण है। तो 100 में से 15 घटाए 85, यानी 85% संख्या ऐसी होगी, 85% मेरे प्यारे बच्चों संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ही सब्जेक्टों में, मतलब सॉरी माफ करिए भाई, मैं फिर से सवाल पढ़ता हूं, दिमाग हट गया था मेरा भी। कहता है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए, 65% स्टूडेंट रीजनिंग में पास हुए, और 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, 15% दोनों में फेल हुए। तो 15 हटा दे तो बाकी जो 85% बचा, 100 में से 15% हटाए, 85% जो बचा वो ऐसा है जो फेल होने वाले हैं इसमें ना, जो पास होने वाले हैं, क्योंकि 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो फेल वाले हटा दिए तो बाकी कौन से बचे पास वाले, या तो ये एक सब्जेक्ट में पास हुए होंगे या फिर दो में पास हुए होंगे, हाँ है ना। अब वो संख्या इतनी समझने के लिए देखिए डिटेल में समझो, तो मान लेते हैं X% बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं, X% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। तो 80 में से X घटाएंगे तो केवल मैथ में कितने पास हुए, 80 माइनस X, और केवल रीजनिंग में कितने पास हुए, 65 माइनस X, हाँ है ना। तो मेरे भाइयों जब आप इसे सोल्व करोगे तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो 85 के इक्वल आएगा। आप कहेंगे हाँ ये बात तो पता है सर अपने को। तो जोड़ते हैं 80 और 65, तो आप कहेंगे 8 और 5 ना, 5 8 6 14, 145, और एक्स एक्स कट जाएगा, बचा माइनस एक्स, तो जोड़ आया 145 माइनस एक्स, और ये बराबर है मेरे बच्चे किसके, 85 के। तो ये एक्स की जो वैल्यू आएगी उधर ले जाएंगे तो 8 6 14 60। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए, जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए 60% बच्चे। अब कह रहा है कि भाई 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए, तो पूरे मैथ में कितने पास हुए थे, 80%, उसमें 60% बच्चे ऐसे जो मैथ रीजनिंग दोनों में पास हैं, तो केवल मैथ में कितने पास हैं, 20%। तो केवल मैथ में है 20% बच्चे पास। तो कहता यहां तक तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो, निकाल देते हैं। देखिए जी, यहां तक की बात आगे समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल स्टूडेंट बताओ, तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट का 20% जो वैल्यू है वही तो केवल मैथ में पास हुए हैं। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। क्लियर है मेरे बच्चे, रिपीट करा दो। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, समझिए दोबारा से। कहता है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए, 80% बच्चे, 65% बच्चे रीजनिंग में पास हुए, 65% बच्चे रीजनिंग में पास हुए, बहुत सुंदर। 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो 100 में से 15 हटाएंगे, 85%, यानी 85% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, क्योंकि 15% दोनों में फेल है, तो बाकी 85% कौन से रहेंगे, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये वाली वैल्यू एक्स, तो 80 में से एक्स घटाएंगे, ये 80 माइनस एक्स, केवल मैथ में 80 माइनस एक्स और केवल रीजनिंग में 65 माइनस एक्स। लेकिन जब आप इन्हें जोड़ने लगेंगे ना तो एक्स एक्स कट जाएगा और वैल्यू जुड़ जाएगी। पेपर में ये काम ऐसे क्या करो कि डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लो।
80 और 65 को जोड़ लो। 80 और 65 का जोड़ हुआ 145, तो 145 है टोटल इस हिसाब से, और 85 है वैसे, तो 145 से 85 गया 60। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आता है ना, यही वैल्यू दोनों को रिप्रेजेंट कर रही होती, नहीं तो एक्स मान के कर लीजिए, हाँ है ना। तो केवल मैथ में कितने पास हुए 20%, क्योंकि 80 में से 60 गया 20%, हाँ है ना। केवल रीजनिंग में कितने पास हुए 5%। यहां तक ये लड़ाई खत्म। अब लड़ाई ये है, सवाल में आपसे ये पूछा रहा है कि भाई 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए, 150 छात्र ऐसे जो केवल गणित में पास हुए, 150 बच्चे ऐसे हैं मेरे बाबू जो केवल गणित में पास हुए, 150 बच्चे। तो भैया केवल गणित में तो 20% पास हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% है, ये वैल्यू है 150। तो 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, तो 15×75, तो हम कह सकते हैं कि सर टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट जो है वो 750। पहले इतनी बात समझिए, फिर एक सवाल और भी पूछा इसने, वो बताइए। अब कह रहा है तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करो। है भाई, मैं डालियूंगा। तो रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, रीजनिंग में पास होने वाले बच्चे कितने, तो आप कहेंगे 65%। इन 65 में कुछ तो ऐसे हैं जो रीजनिंग इंग्लिश रीजनिंग मैथ दोनों में पास हुए, और कुछ ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% बच्चे होंगे तो उसमें से 65% बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हो गए हैं। तो 100 में से 65 रीजनिंग में पास हुए, तो बच्चे कितने, तो आप कहेंगे 35%, यानी 35% बच्चे ऐसे हैं सर जो रीजनिंग में पास नहीं हो पाए। 35% बच्चे रीजनिंग में पास नहीं हो पाए, हाँ है ना, क्योंकि रीजनिंग में 65 ही पास हुए तो बाकी 35 पास नहीं हो पाए। तो टोटल बच्चे कितने, 750। तो 750 का 35% आपसे पूछा हुआ, दैट शुड बी योर आंसर, हाँ है ना। रीजनिंग में फेल होने वाले, इसको थोड़ा और साफ सुथरा कर दो, रीजनिंग में फेल होने वाले, रीजनिंग में फेल होने वाले, होने वाले, तो आंसर होगा 35%। आप कहें क्यों, तो सर इस वजह से क्योंकि टोटल बच्चे थे 100%, उसमें से टोटल बच्चे थे 100%, उसमें से 65% बच्चे ऐसे थे जो रीजनिंग में पास हुए थे। उस 65 में कुछ बच्चे ऐसे थे जो रीजनिंग मैथ रीजनिंग हिंदी दोनों में रीजनिंग मैथ दोनों में पास थे, और कुछ ऐसे थे जो केवल रीजनिंग में, यानी कुल मिला के रीजनिंग में पास होने वाले थे 65। तो कुल मिला के रीजनिंग में 65 पास होने वाले थे, तो 100 में से 65 हटाया तो पीछे 35 बचा, वो रीजनिंग में फेल होने वाले थे। लेकिन सवाल में ही पूछा नहीं है, सवाल में पूछा है तो केवल रीजनिंग में, ओनली रीजनिंग में फेल होने वाले, ओनली रीजनिंग। तो आप कहेंगे सर जी समझो बात को, ये बताओ ओनली रीजनिंग निकालना है कि केवल रीजनिंग में फेल होने वाले, रीजनिंग में फेल होने वाले, केवल रीजनिंग में फेल होने वाले चाहिए सर। तो एक बात बताओ, रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं, 35%। 35% बच्चे ऐसे हैं सर जो रीजनिंग में फेल हुए, एंड 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ, और 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। तो इस 35 में से 15% तो वो खिलाड़ी हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं मेरे भाई। 35 में से 15% तो मेरे बच्चे वो खिलाड़ी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो केवल रीजनिंग में कितने हुए होंगे, 20%। सो दैट शुड बी योर आंसर, कि 20% बच्चे केवल रीजनिंग में फेल हुए, हाँ है ना। अब उसने कहा था कि भाई 20% की वैल्यू यहां से निकाली भी थी तो कितनी आई थी, 150। तो 750 का फिर से 20% निकालोगे तो 150 ही आएगा। तो दैट शुड बी योर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट शुड बी योर आंसर। 60 कैसे आया बताता हूं, क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ।
अब मुझे आंसर करना और बड़े शांति से मेरी बात सुनना। मैं कह रहा हूं भाई 80% बच्चे मैथ में पास हुए। बहुत ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। 80% बच्चे मैथ में पास हुए। बहुत ध्यान से सुनना और जवाब दे। 80% मैथ में पास हुए। इंग्लिश में 60% बच्चे पास हुए। इंग्लिश में 60% बच्चे पास हुए। ठीक है जी। और सर 50% बच्चे ऐसे हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं सर, 50% बच्चे सर ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। मैथ में 80% पास हुए, इंग्लिश में 60% पास हुए। 50% बच्चे ऐसे जो मैथ इंग्लिश दोनों में पास हुए। उन बच्चों की संख्या बताओ। उन बच्चों की संख्या, उन बच्चों की संख्या जो दोनों में फेल है, जो दोनों में फेल है। मैं आप सबसे ये जानना चाह रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो दोनों में फेल है। देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे। तो आप मुझे कहेंगे सर देखिए 80 में से 50 हटाया तो केवल मैथ में पास होने वाले 30 थे। 60 में से 50 हटाया 10 बचा तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले 10 थे सर। तो सर अब मुझे बताइए टोटल बच्चे कितने हैं जो पास हुए। भाई पास दो सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में पास होने वाले 30, 10, दोनों में पास होने वाले 50। तो 50 10 60 और 30 90%। यानी मेरे भाई 90% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों 90% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए। हाँ है ना। चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं या दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, लेकिन 90% बच्चे पास हुए हैं। तो टोटल 100% बच्चे होते हैं। 100 में से 90 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हो गए, एक में या दो में। तो बाकी 10 कितने बचे? 100 माइनस 90, 10%। ये 10% वो बच्चे बचे जो दोनों में फेल है। उन बच्चों की संख्या जो दोनों में फेल है। तो आपने कहा 10%। बहुत सुंदर। अब मैं सवाल पलट दे रहा हूं। मैंने कहा मैथ में पास होने वाले 80% है, इंग्लिश में पास होने वाले 60% है। दोनों ही सब्जेक्टों में फेल होने वाले की संख्या 10% है। उन बच्चों की संख्या जो दोनों में फेल है वो 10% है। तो उन बच्चों की संख्या बताएं जो की संख्या जो दोनों में पास है। दोनों में पास है। उन बच्चों की संख्या जो दोनों में पास है वो बताइए। मैंने क्या किया, जो पीछे वाला सवाल में दिया था उसका एग्जैक्ट उल्टा आपसे पूछ लिया। अब बताओ क्या उत्तर होगा। अब मैंने पूछ लिया उल्टा। अब तुम मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने तुमसे पूछ लिया। बताओ भाई। जो बताएगा इनाम पाएगा। इनाम में क्या पाएगा? आशीर्वाद।
बढ़े मेरे भाइयों। आई भाई, एक बात है, उन बच्चों की संख्या जो दोनों में फेल है 10% है। तो मेरे बच्चे टोटल बच्चे हैं 100%, उसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो बच्चे कितने? 90%। तो 90% वो होंगे जो पास है, जो पास है। अब पास है में दोनों चीज आती, एक सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है, इंग्लिश में भी पास हो सकता है, मैथ में भी पास हो सकता है, इंग्लिश में दोनों में भी पास हो सकता है। तो अब लड़ाई ऐसे लड़ी जाए कि भाई टोटल जो बच्चे हैं ना बाबू, टोटल जो बच्चे हैं वो हैं कितने? 90। ये जो पिंक कलर घुमाया है ये पूरा है 90, है ना। लेकिन अगर आप सावधानी से समझें तो मैंने डिटेल में बताया इसको करने का तरीका, कि भाई इसे एक्स मान लो। तो ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स। ये कितना होगा? 60 माइनस एक्स। तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो। तो तीनों को जोड़ोगे, ये 90 के बराबर आना चाहिए। आप कहीं हाँ तो जोड़ते हैं। तो देखिए बाबू, 80 माइनस एक्स जमा एक्स जमा 60 माइनस एक्स बराबर है 90 के। एक्स से ये कटा, 80 और 60 140, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस एक्स बराबर 90 माइनस 140 माइनस 50। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। अब मैं इसी बात को ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहता हूं कि भाई सीधा ये क्या करो कि इन दोनों का जोड़ कर लो। 80 और 60 140, और टोटल बच्चे दे कितने रखे हैं? 90। जबकि हमारे हिसाब से टोटल बच्चे 140 आ रखे हैं, तो डिफरेंस कितना है? 50। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि 50 बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। ये बात थी। अब उम्मीद है समझ गए होंगे बात को, है ना। अब मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस पूरे सवाल को खुद करे, क्योंकि अच्छे सवाल हैं, पेपर में आ सकते हैं। प्लीज डू इट everyone yourself, because if you will not do it, करिए बाबू, दोबारा से करिए भाई सवाल को, जिन जिन भाइयों को दिक्कत है।
आइए बाबू, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। सर मेरा समझ भी आ गया बा। अनमोल बाबू तुमरे समझ में आ गया बा तो हमरे समझ में तो वैसे ही आ गया बा, नेचुरली आ गया ना। करिए भैया। तेरी अखियां उड़े दिया, अखियां उड़े दिया, अखियां उड़े दिया। कहता है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ ही होता है। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही है। हो सकता है दो सब्जेक्ट में भी पास हुआ हो, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ। बताओ तो। आइए भैया। अरे रिफ्रेश कर दे भाई, कमेंट 150 डन सर, 150 नहीं बे। हाँ, अब ठीक है। देखिए बाबू, कह रहे एक परीक्षा में 65% छात्र जो हैं वो शैतान है। इसे भैया बात हो रहा है कि 60% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए बाबू। ये भैया जी 55% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ है। यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो दोनों में फेल हुआ है, यानी हर बच्चा किसी न किसी में पास हुआ है। तो मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, है ना। तो 60 में से एक्स गया मेरे प्यारे बच्चों, 60 माइनस एक्स, और इसमें से घटाया तो 55 माइनस एक्स। तीनों का जोड़ करेंगे इक्वल टू 100 रख देंगे, दैट इज योर आंसर, क्योंकि 100% बच्चा किसी न किसी में पास हुआ है। जो समझदार है वो डायरेक्ट करेंगे 60 और 55 का जोड़। 100% बच्चा 60 और 55 का जोड़ करेगा, ये आएगा 115। 115 से सीधा 100 घटाएंगे, कहा है कि इस बार 100% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी में पास हुआ है। तो बच्चा कितना बाबू, 15%। तो 15% छात्र ऐसा है जो दोनों में पास हुआ है। तो कम से कम 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास हुए हैं। हाँ, है ना। आइए भैया। टीना खड़काओ, आइए भैया जी, बहुत खूबसूरत सवाल है, प्लीज करिएगा।
कह रहा जी यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो एक आदमी की शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। आयकर की दर याद करें। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये ओह, ये तो कुछ बड़ा ही पेन चल गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आय। इसके संबंध को समझना बहुत जरूरी है। ये है मेरे प्यारे बच्चों टैक्स, जिसे हम कर कहते हैं, आय पे लगने वाला कर। और फिर आता है हमारा नेट इनकम, जिसको बाबू हम शुद्ध आय कहते हैं। शुद्ध आय का मतलब ऐसी आय जो हम शुद्ध रूप से अपने घर लेके निकल गए। ऐसी आय जो हम शुद्ध रूप से अपने घर लेके निकल गए। आइए भैया, एक आदमी की इनकम है 100 रुपए। ध्यान से समझिएगा, एक आदमी की इनकम है 100 और वो 20 रुपए टैक्स देता है, तो शुद्ध आय हो गई कितनी बाबू? 80 रुपए। नेट इनकम हो गई 80। अब मैं कह रहा हूं कि उसकी इनकम 100 ही रहे, इनकम भैया 100 ही रहे, लेकिन टैक्स अब वो 15% कटवा रहा है, यानी 15 रुपए कटा रहा है। तो नेट इनकम कितनी हो गई? 85। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज यहां महसूस कर रहे होंगे क्या, कि टैक्स में अगर हमने 5 की घटोतरी कर दी है तो नेट इनकम 5 बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशन आता है, अगर टैक्स 5 घटाया है तो नेट इनकम 5 बढ़ेगी, टैक्स 5 बढ़ा दिया तो नेट इनकम 5 घटेगी। ऐसे ही बाबू, अगर इनकम 100 है और टैक्स मान लो 20 से हो गया 22 रुपए, 20 से हो गया 22 रुपए, तो 100 में से 22 रुपए इनकम ना, 22 रुपए टैक्स कट गया, 100 में से 22 टैक्स कट गया, तो बाबू नेट इनकम हो गई 78 है ना। एक बात बताओ, अगर टैक्स 20 की जगह 22 कटवा रहे हो, यानी टैक्स 2 रुपए ज्यादा कटवाया है, तो ध्यान से देखो नेट इनकम के साथ क्या हुआ? 2 रुपए की कमी हो गई। तो आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होंगे, अल्ट्रा रिलेशन, कि द अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट यहां लिखता हूं, amount of change in tax is basically equal to amount of change in net income। मतलब आयकर में परिवर्तन की मात्रा, शब्दों को बड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी चीज है। आयकर में परिवर्तन की मात्रा आय में, शुद्ध आय में परिवर्तन की मात्रा के बराबर होता है। यानी जितना चेंज आप टैक्स में कर रहे हैं उतना ही चेंज आपका नेट इनकम में होगा। रिलेशन जरूर इनवर्स होगा, लेकिन अमाउंट सेम होगी। अगर 5 रुपए टैक्स घटा दिया, 5 घटा दिया टैक्स में, तो 5 नेट इनकम बढ़ जाएगी। अगर टैक्स में 2 रुपए बढ़ गया तो नेट इनकम में 2 रुपए की कमी होगी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझे नहीं? अब इसी बात को फिर से समझिए। क्या मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ चेंज सेम होगा, परसेंटेज चेंज सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां 5 रुपए टैक्स घटा है, लेकिन किस पे? 20 पे। तो 5 रुपए घटा 20 पे, तो 100 पे कितना? 1/4 यानी 25%। और यहां 5 रुपए नेट इनकम बढ़ी किस पे? 80 पे।
तो कितना, 1/16, 6 सही 1/4%। यानी मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज चेंज तो दोनों जगह सिर्फ डिफरेंट आएगा। यहां 25% है, यहां 6 से 1/4% है। क्यों? क्योंकि यहां बेस 20 है और यहां बेस 80 है, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज सेम आएगा। यहां 5 का चेंज है तो यहां पे भी 5 का चेंज होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब सवाल पे आते हैं। तो अगर आप बाबू ध्यान दें अपने सवाल में, तो कह रहा है कि इनकम में 19% की वृद्धि होगी, टैक्स में 19% की वृद्धि होगी। तो भैया मोरे ये इनकम है, ये टैक्स है, तो जो बचेगा वो होगा भैया नेट इनकम। जो बचेगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, नेट इनकम। तो कह रहा है कि अगर उसकी इनकम में 19% ना टैक्स में 19% का इंक्रीज हो जाए, तो टैक्स का 19% ये वाली वैल्यू होगी। तो नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है, तो नेट इनकम का 6% वैल्यू ये वाली हो जाएगी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेट इनकम में जो 6% की कमी है वो टैक्स की 19% की वृद्धि के बराबर होगा। यानी दोनों जगह जो अमाउंट ऑफ चेंज सेम है, यहां जो अमाउंट ऑफ चेंज होगा और यहां जो अमाउंट ऑफ चेंज होगा वो सेम होगा। अब बाबू कटिंग करेंगे तो इससे इससे काटेंगे तो टैक्स बटे नेट इनकम 6/19, यानी टैक्स 6 का लगेगा तो नेट इनकम होगी 19 की। तो टैक्स भैया 6 का लगेगा तो नेट इनकम होगी 19। तो नेट इनकम 19, 6 का टैक्स, तो इनकम कितनी रखी रही होगी 25 की। तो भैया 6 का टैक्स लगा है किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना। तो हम कहेंगे कि टैक्स की रेट हुई सर 24%। पढ़ो जरा एक बार इस बात को। सर नमस्कार। हाँ जी भैया जी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है जी आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। टैक्स का जो 17% वैल्यू रहती है, ये मेरे प्यारे बच्चों नेट इनकम के 3% के बराबर होती है। टैक्स बटे नेट इनकम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 3/17। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकम, ये है टैक्स,
और घटाने के बाद बाबू बचता है नेट इनकम। तो नेट इनकम 17 है, तो टैक्स कितना है 3, तो इनकम कितना है 20। तो भैया 3 का टैक्स लगा है किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 15%। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15%, 15%। आए ना। ये हो चुका है बाबू, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है भैया। करिए भैया, ये आपके डाउट में पूछे हुए सवाल थे कुछ बच्चों के, और आपके डाउट के सारे क्वेश्चन सबके पिक करेंगे, घबराने की बात नहीं है। लगे रहें, मेहनत करते रहें लगातार। बोलने लग जाते हैं पक्षी, इधर बोलने लग जाते हैं आपको। लिया।
कहता है एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। अरे आओ मेरे बाबू, 20% छात्र गणित में फेल हुए, सो दैट शुड बी 20% मैथ, 15% अंग्रेजी में फेल हुए बाबू, इंग्लिश में है 15%, और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए, हिंदी में मेरे बाबू 25%। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हुए, मैथ और इंग्लिश में, 5% छात्र मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% छात्र इंग्लिश में हिंदी में, 10% छात्र इंग्लिश में हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में, गणित व हिंदी में मेरे भाई 15% बच्चे फेल हुए हैं। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। और 2% छात्र तीनों ही विषयों में फेल हुए, 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्रुप की वैल्यू बताओ, तो 15 में 2 हो गया 13, इस ग्रुप की वैल्यू बताओ 3, इसकी वैल्यू बताओ 10 में 2 हो गया 8। अब तो 3 2 5 और 13 18, तो ये बचा 2%। 8 2 10 और 3 13, ये बचा 2%। 8 2 10 और 13 23 और ये बचा 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उन लोगों की संख्या जो किसी एक में पास हुए हैं, पास है फेल है, फेल है, तो 2 2 2। अब ऐसे जो 2 में फेल हुए हैं, तो ये वाले जो गोले हैं जिन पे मैं निशान बना रहा हूं, खासकर ये वाला, ये ऐसा गोला है जिस जो 2 में फेल हुए, केवल 2 में। ये ऐसा गोला है जो 2 में फेल हुए, केवल 2 में। और ये भैया ऐसा गोला है जो केवल 2 में फेल हुआ है। हाँ है ना। तो उसने, मैं यही कह रहा हूं भाई, ये तो थे केवल 1 में फेल होने वाले, केवल 2 में, तो 13 8 और 3। और अब उन बच्चों की संख्या जो तीनों में फेल हुए वो 2। अब इनको मेरे बच्चे जोड़ लो। ठीक है भाई, माफ करना, ये 2 2 2 जोड़ दिया, उसका 13 3 8 जोड़ दिया, 13 8 3 जोड़ दिया। अब ये 2% ऐसे थे, यानी ये तो थे जो 1 में पास हुए थे, ये वो थे जो 2 में पास हुए थे, और ये वो हैं जो तीनों में पास हुए। जोड़ोगे 2 और 2 4 2 6, 6 3 9 9 8 17, 17 3 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3 32। यानी मेरे प्यारे बच्चों 32% बच्चे ऐसे हैं, 100 में से 32% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो बाकी कितने बच्चे हैं? 68। तो बाकी 68% बच्चे वो हैं जो मेरे प्यारे बच्चों तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। 68% बच्चे वो हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। हाँ है ना। करिए बाबू। देखिए मेरे भाई, कह रहे कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो देखिए 35 में से 10 गया 25,
और 25 में 10 गया 15, जोड़ोगे भाई तीनों को, 25 और 15 40 और 10 50, तो 100 में से 50% बच्चे ये ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बाकी 50 कौन से होंगे? जो किसी में फेल नहीं हुए, और किसी में भी फेल नहीं होना मतलब दोनों में पास होना। जो हसनैन भाई को दिक्कत हो रही है कि भाई 32% तो वो हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं, तो 32% वो हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए, मतलब इनके अलावा कोई और फेल है ही नहीं। तो इनके अलावा जो भी वो सारे पास वाले ही तो हुए। हाँ है ना? करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, डाउट में किसी ने पूछा है। सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2019 का सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है, करिए। अब आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है आज, और अब आप अपने डाउट उठा के जबरदस्त तरीके से डालना शुरू करो, ठीक है? और फिर मैं कल से आपके डाउट सोल्व कराना स्टार्ट कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बैडमिंटन या टेबल टेनिस दोनों खेलने वाले 85 बच्चों में से समूह में लड़कियों की कुल संख्या समूह में लड़कों की कुल संख्या का 70% है। देखो मेरे भाई, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन जितने भी अब डाउट के क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी शेप में आपको मिलेंगे, ठीक है? जितने भी डाउट के मेरे बच्चे क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरीके से मिलेंगे, इसी पीडीएफ फॉर्मेट। कहता है 85 बच्चों का समूह है जो बैडमिंटन खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। 85 बच्चे मान जावे, कहता भैया 85 बच्चे हैं, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 70% है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, तो यानी लड़कों की संख्या 10 है तो लड़कियों की संख्या हुई 7। ऐसा कह रहा है कि लड़कों का 70% है, 10 और 7 17, 17 यूनिट 85, 1 यूनिट 5, तो 10 यूनिट 50। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि सर लड़कों की संख्या है 50 और लड़कियों की संख्या है 35। सहमत है इस बात से? जल्दी से कमेंट करिए भाई। मैं तो ये बात मानता ही हूं कि इसको देखना पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन करें क्या, डाउट के हर एक क्वेश्चन को जैसे फॉर्मेट में आते हैं वैसे ही चिपका देते हैं इस पे, तो डाउट के क्वेश्चन में तो ये रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फोटो भी साफ सुथरी नहीं खींच के डालते हैं, है ना? तो जब जैसा आएगा वैसे ना, क्योंकि इतने सारे डाउट को फिर हम टाइप कराएंगे फिर तो समय खराब हो जाएगा, इसलिए जैसा आ रहा है वैसा उसको लगा दे रहे जैसे वो फोटो खींच के दे रहा है। अब आगे आते हैं, यहां से पढ़ते हैं। कहता है द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50%। कहता है उन लड़कों की संख्या जो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं, उन लड़कों की संख्या जो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं भैया, ये बैडमिंटन है और ये टेबल टेनिस टीटी। तो यहां मार्किंग कर लेता हूं भैया मैं बॉयज की, और यहां मार्किंग कर ले रहा हूं मैं गर्ल्स की, यानी मैं ऊपर लड़के रख दूंगा नीचे लड़कियां रख लूंगा। तो लाइन में कह रहा था द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। कहता द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन खेलने वाले जो बच्चे हैं वो लड़कों की संख्या का 50% है। कहता केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के लड़कों की संख्या का 50%, तो 50 का 50% 25, तो केवल बैडमिंटन तो यही हुआ, ये वाला ही बोला। आगे बढ़ते हैं।
एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। और आगे कह रहा है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। कहता लड़कों की कुल संख्या का 60% बच्चे ऐसे हैं, 60% लड़के ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। और बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या, बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 60% है। तो भैया लड़के कितने हैं? 50, 50 का 60% कितना हुआ? 30। तो बैडमिंटन खेलने वाले 30 बच्चे मेरे भाई, तो बैडमिंटन खेलने वाले 30 बच्चे, तो 25 तो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो बाकी 5 कैसे होंगे? ऐसे होंगे जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते होंगे। हाँ है ना। अब अगली लाइन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कहता है कुल बच्चों की संख्या का 40% बच्चे ऐसे हैं जो केवल टेबल टेनिस खेलते हैं, ओनली टेबल टेनिस। तो टोटल बच्चे कितने? 85। तो 85 का 40%, 40% यानी 2/5, 5 17 85, 17 दूनी 34। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 34 बच्चे ऐसे हैं, 34 बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई, 34 बच्चे ऐसे हैं जो बॉय मतलब जो टेबल टेनिस, केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। 34 बच्चे, उसमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 25 और 5 30 तो हो गए लड़के, टोटल लड़के कितने? 50। तो 50 में से 25 और 5 30 लड़के तो यहां बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बचे कितने? 20। तो 20 लड़के ऐसे होंगे जो केवल टीटी खेलते होंगे। भाई देखो ध्यान से, टोटल बच्चे थे 50, 25 यहां हो गए, 5 यहां हो गए, तो टोटल 30 हो गए। और 50 में से 30 हटाएंगे तो यानी बाकी 20 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल टीटी खेलते होंगे। बहुत सुंदर। अब 34 बच्चे ऐसे थे जो टीटी खेलते हैं, उस 34 में से 20 बच्चे ऐसे हैं, 34 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो केवल टीटी खेलते हैं, और वो 20 कौन है? लड़के। तो 34 में से 20 लड़के हुए, तो बाकी क्या हुई जी? लड़कियां। तो 14 क्या होंगी? लड़कियां। तो मैं कह सकता हूं कि 14 लड़कियां ऐसी हैं जो केवल टीटी खेलती हैं, केवल टीटी खेलती हैं। अब आगे कह रहा है एंड ए टोटल नंबर ऑफ 12 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन। तो मैं कह सकता हूं कि 14 लड़कियां ऐसी हैं जो केवल टीटी खेल खेलती हैं, केवल टीटी खेलती हैं। अब आगे कह रहा है एंड ए टोटल नंबर ऑफ 12 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस बोथ। और कहता है 12 बच्चे ऐसे हैं बाबू, 12 बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन और टीटी दोनों खेलते हैं। तो 12 में से 5 तो लड़के, तो बची कितनी? 7। तो 7 क्या होंगी? लड़कियां। अब मेरे भाई ये बताओ टोटल लड़कियां कितनी? 35। तो 35 में से 14 और 7 कितनी हो गई? 21। तो 35 में से 21 लड़कियां तो खेल रही है टीटी, बची कितनी? तो 35 माइनस 21, तो ये बची 14। तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि 14 लड़कियां ऐसी हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, केवल बैडमिंटन खेलती हैं। तो उसने बताया केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो आंसर होगा 14। आंसर होगा 14। मेरे भाई ये सवाल ऐसा है जिसे पढ़ोगे तो समझ पाओगे, बिना पढ़े तो पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं भी इस बात को समझता हूं, हाँ है ना। तो पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप इस सवाल को क्लिक कर पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कल से आपके डाउट सेशन होंगे। इस सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने की कोशिश करना। मैं एक अलग से स्क्रीन लेता हूं, उस पर इस पूरे सवाल को रिपीट कराता हूं, इसको पूरी स्क्रीन बड़ा करके देता हूं।
ताकि आप एटलीस्ट सवाल पढ़ पाए। ऑप्शन हटा दें भाई, जो मंजूर हो तुमको। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सवाल पढ़ने में आ रहा होगा आपको। ठीक है जी, तो अब आप इस सवाल को पढ़िएगा पूरा प्रॉपर, एक एक स्टेप को, और फिर इसे करिएगा, और फिर जो मैंने सॉल्यूशन आपको कराया उस सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे को पता क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन अब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी कल मिलते हैं और कल आपके डाउट पिक करेंगे। थैंक यू।